नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड एक बहुत अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, मानव रक्त। तो मानव रक्त में सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग को याद रखना है रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी होता है। अगला सवाल है कि रक्त क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। तो रक्त जो होता है वह उत्तक होता है और उत्तक में भी यह संयोजी उत्तक है। तो आप लोग को याद रखना है कि रक्त एक संयोजी उत्तक है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि रक्त जो होता है वह तरल होता है या ठोस होता है, तो आप निश्चित रूप से कहिएगा कि रक्त तरल होता है, यानी कि रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। आप लोग को याद रखना है कि रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त जो है वह तरल संयोजी उत्तक है। तो यह दूसरा प्रश्न हुआ, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रक्त की मात्रा की, कि रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वह होती है 5 से 6 लीटर। आप लोग को याद रखना है मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। साथ ही साथ आप लोग यह भी याद रखिएगा कि स्त्रियों के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वह पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होती है। आपसे पूछा जाएगा कि स्त्रियों के शरीर में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर रक्त कम होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, आधा लीटर रक्त कम होता है। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि रक्त की मात्रा होती कितनी है, तो यह होती है 5 से 6 लीटर। कभी कभी एग्जाम में प्रतिशत में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि रक्त की जो मात्रा होती है वह भार का कितना प्रतिशत होता है। तो आप लोग को याद रखना है रक्त की मात्रा भार का 7% होती है। भार का कितना प्रतिशत होती है, तो यह होती है 7%। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है पीएच मान। तो पीएच मान को जानते हैं, तो रक्त का पीएच मान 7.4 भी होता है, साथ ही साथ 7.3 भी होता है। अब आप कहिएगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 कब होता है और 7.3 कब होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि शुद्ध रक्त का अगर पीएच मान पूछा जाएगा तब आप लोगों को बताना है 7.4। शुद्ध रक्त का पीएच मान पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, 7.4। लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा कि अशुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, तब आप लोगों को बताना है 7.3। एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। तो वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है उसे कहा जाता है अशुद्ध रक्त। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शुद्ध रक्त दैट मीन्स ऑक्सीजन वाला रक्त, और अशुद्ध रक्त इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। तो शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4, और अशुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होगा, तो होगा 7.3। अब एक बात आप हमें बताइए कि रक्त का पीएच मान 7.4 होगा या फिर 7.3 होगा। तो आपसे यदि यह पूछा जाए कि रक्त कैसा विलयन है, अम्लीय है, उदासीन है या फिर क्षारीय है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह होता है क्षारीय विलयन। इसका यह मतलब हुआ कि रक्त कैसा विलयन है, तो यह एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। आप लोग को याद रखना है कि रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि रक्त क्या है, रक्त कैसा उत्तक है। तो रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। स्त्रियों में कितना लीटर कम होता है रक्त पुरुष की तुलना में, तो ये आधा लीटर कम होता है। और भार का कितना प्रतिशत होता है, तो भार का 7% होता है। उसके बाद शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
अशुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.3। और रक्त अम्लीय विलयन है, उदासीन विलयन है या फिर क्षारीय विलयन है, तो आप क्या बताइएगा कि रक्त एक क्षारीय विलयन है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है। अब हम लोग रक्त का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो रक्त को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है तरल भाग और दूसरा है ठोस भाग। रक्त को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला भाग को हमने तरल भाग कहा और दूसरा भाग को क्या कहा, ठोस भाग। तो आप लोग को याद रखना है कि रक्त के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, तरल भाग और दूसरा ठोस भाग। अब एक तरल भाग को हम लोग समझते हैं। तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसी को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा चुका है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि रक्त का 55% भाग जो होता है वह क्या होता है, वह प्लाज्मा होता है। जब रक्त का 55% भाग प्लाज्मा है तो रक्त का ठोस भाग कितना होगा, तो आप लोग आसानी से कह दीजिएगा कि यह होगा 45%। क्योंकि यह 55% है तो यह निश्चित रूप से 45% होगा। अब रक्त के जो ठोस भाग होते हैं उसके अंतर्गत कुल 3 चीज़ें आती है, जिसमें पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आप लोग को याद रखना है कि रक्त के ठोस भाग के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, जबकि तरल भाग के अंतर्गत सिर्फ एक चीज़ आता है जिसे कि प्लाज्मा कहा जाता है। अब प्लाज्मा को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया कि प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का 55% होता है। प्लाज्मा का कलर भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा किस कलर का होता है तो आप लोग को याद रखना है कि प्लाज्मा पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो यह पीला होता है। अब प्लाज्मा कौन कौन चीज़ों से बना होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वह कुल 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, 4 चीज़ों से, जिसमें पहला है जल, उसके बाद है प्रोटीन, उसके बाद है लवण और उसके बाद क्या है, तो यह ग्लूकोज है। तो प्लाज्मा जो होता है उसका 90% हिस्सा जो होता है वह क्या होता है, तो वह जल होता है, यानी कि वाटर होता है। उसके बाद 7% हिस्सा जो होता है यह होता है प्रोटीन, 0.9% होता है लवण और 0.1% क्या होता है, तो यह होता है ग्लूकोज। तो आप लोग को याद रखना है कि प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। अब एक प्रोटीन जो है, प्रोटीन, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा में कुल कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 4 प्रकार की, जिसमें पहला है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन और चौथा है फाइब्रिनोजिन। प्लाज्मा में कुल 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसका नाम मैंने बताया, एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन। अब इन प्रोटीन के काम को हम लोग समझते हैं। तो ये जो एल्बुमिन आपको दिख रहा है, इस एल्बुमिन का काम क्या है, तो एल्बुमिन का काम है रक्त को गाढ़ा बनाना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को गाढ़ा बनाता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, एल्बुमिन। उसके बाद ग्लोबिन है, तो ग्लोबिन का काम क्या है, तो ग्लोबिन का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब एंटीबॉडी आप नहीं समझते होंगे, तो आगे के क्लास जो आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एंटीबॉडी क्या होता है। अब इसे आप लोग याद कर लीजिए कि ग्लोबिन नामक प्रोटीन का कार्य क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। जबकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो है इसका काम है रक्त का थक्का बनाना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है, तो आप लोग को याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन 2 ऐसा प्रोटीन है जो कि रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। अब फाइब्रिनोजिन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को अलग कर लेते हैं तो शेष प्लाज्मा को क्या बोलते हैं। तो जब हम फाइब्रिनोजिन को अलग कर लेंगे तो शेष प्लाज्मा को बोलेंगे सेरम। क्या बोलेंगे, सेरम। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार एग्जाम में पूछा चुका है, तो आप लोग समझे कि नहीं।
जब प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को अलग कर लेंगे तो जो शेष प्रोटीन बचेगा उसी को क्या कहेंगे, तो शेष प्लाज्मा बचेगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेरम। तो उम्मीद है कि आप इतना बात समझ गए होंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ तरल भाग का स्टडी किया, ठोस भाग का स्टडी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।